ये कहानी है एक घोस्ट शिप मैरी सेलेस्टी की, जो इस पर कमांड करने वाले हर कैप्टन को जिंदा निकल गई। 150 साल के बाद भी आज तक ये मिस्ट्री रिजॉल्व नहीं हो सकी कि इस शिप के साथ आखिर क्या हुआ। 4 दिसंबर 1872 कैनेडियन शिप डी ग्रेटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस अपनी टेलीस्कोप से समंदर का जायजा ले रहा था नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो उसने एक शिप को समंदर में एमलेसली मूव करते हुए देखा। मोरहाउस को पता था कि ये मैरी सेलेस्टी है, एक कार्गो शिप जो 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से निकली थी। इस शिप पर 1700 बैरल्स अल्कोहल थी। ये अल्कोहल पीने के काबिल नहीं थी, बल्कि इसको यूज किया जाना था क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और फ्यूल के तौर पर। इसको पीने वाला या तो अंधा हो जाता या मर सकता था। मैरी सेलेस्टी के साथ ये पहला बुरा वाकया नहीं था, पहले भी कुछ हो चुके थे। इसका ओरिजिनल नेम था द अमेज़न और अपने पहले सफर में 1861 में नोवा स्कोशिया से लंदन जाते हुए शिप डिले हो गई थी, क्योंकि सफर शुरू होने ही वाला था कि इसका कैप्टन बीमारी की वजह से मर गया। फिर नए कैप्टन के साथ द अमेज़न अटलांटिक में गई, लेकिन ईस्ट पोर्ट पर मौजूद फिशिंग इक्विपमेंट्स के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से वो एक और शिप से टकराई और वो शिप इंग्लिश चैनल में डूब गई। लेकिन कुछ सालों बाद 1867 में एक तूफान में फंसने की वजह से द अमेज़न काफी डैमेज हो गई, तो इसके ओनर्स ने इसको कचरा समझकर साइड पर लगा दिया। फिर कई लोगों ने इसको खरीदा और बेचा और आखिर में इसको रिपेयर करके इसका नाम मैरी सेलेस्टी रख दिया गया। जब कैप्टन मोरहाउस ने शिप को देखा तो हो सकता है उनको इसकी हिस्ट्री का ना पता हो, लेकिन शिप को देखते ही अलार्म बेल्स बजने लगी। जब उसने इंस्पेक्ट किया कि शिप बहुत गलत मूव कर रही है, उसको इस बात का भी इल्म था कि मैरी सेलेस्टी को जिनोवा इटली में होना चाहिए था, जिसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो कैप्टन ने शिप की तरफ जाने का फैसला किया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। जब डिग्रेटिया के क्रू मेंबर्स मैरी पर गए तो देखा कि शिप पर कोई भी बंदा नहीं है, ना कोई आग लगी है, ना कोई हमले का निशान था, लेकिन कुछ पार्ट्स डैमेज हो चुके थे। कार्गो वाली जगह बिल्कुल ठीक थी और कार्गो भी तकरीबन सही सलामत था। शिप में 3 फुट तक पानी भर चुका था कार्गो में, लेकिन इससे शिप डूब नहीं सकती थी। किसी ने 2 में से एक पंप को अपनी जगह से उतार रखा था, लेकिन शिप अभी भी समंदर में चलने के काबिल थी। सिर्फ एक ही चीज मिसिंग थी, लाइफ बोट्स। जाहिर है जो भी लोग थे शिप पर वो लाइफ बोट्स पर निकल गए। शिप के रूम्स में क्रू की चीजें भी थीं और कम से कम इतना खाना भी था जो 6 माह तक चल सके। शिप के पेपर्स भी मिसिंग थे और साथ में कैप्टन के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी। और शिप की लॉग बुक में फाइनल एंट्री थी 25 नवंबर सुबह 8 बजे की, यानी 10 दिन पहले की। फाइनल एंट्री में जो जगह मेंशन थी वो थी सेंटा मैरिया आइलैंड, जो कि है अजोर्स में। ये छोटे छोटे 9 वोल्केनिक आइलैंड्स का ग्रुप है समंदर के बीचों बीच। जब मोरहाउस और उसके क्रू को इस शिप का पता चला, वो शिप 750 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। 10 लोग मिसिंग थे, कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उसकी वाइफ सैरा, बेटी सोफिया और 7 क्रू के लोग। उनमें से किसी के बारे में कुछ पता ना लग सका। बेंजामिन एक तजर्बाकार बंदा था और उसने अपने हाथों से चुन के टॉप क्लास सेलर्स को इकट्ठा किया था। इस तरह की टीम कभी भी शिप को छोड़कर नहीं भाग सकती थी, तो जरूर कोई खास वजह तो होगी। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? कैसे 10 लोग मैरी सेलेस्टी से गायब हो गए और कोई निशान तक ना मिला इन लोगों का? जल्द ही अखबारों और किताबों से होते हुए ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन सबसे पहले गिब्राल्टर की अदालत में इस हादसे का चर्चा हुआ। मैरी सेलेस्टी मिलने के बाद कैप्टन मोरहाउस ने सोचा कि शिप को गिब्राल्टर ले जाना चाहिए, 1100 किलोमीटर दूर, ताकि वो इसके बदले कुछ इनाम ले सके। उस वक्त एक ये कानून था कि अगर कोई किसी शिप को डूबने से बचाए या किसी तरह से किसी शिप की मदद करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। मोरहाउस और उसके क्रू ने मिलकर शिप को रेस्क्यू किया और वापस ले गए। जब ये शिप गिब्राल्टर आई तो अथॉरिटीज ने इसको फौरन कब्जे में ले लिया, जब तक अदालत इस केस का फैसला ना करते। अदालत में ये कहा गया कि शिप के कैप्टन, उसकी फैमिली और क्रू के लोगों के साथ गलत किया है किसी ने। शिप पर एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशानात भी थे और शिप से खून के निशानात भी मिले। गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल ने यकीन के साथ कहा कि क्रू ने इसी अल्कोहल को पी के कैप्टन और उसके फैमिली को कत्ल किया होगा और बाद में लाइफ बोट पर भाग गए। फिर फ्राइडे की रात जब टेस्ट्स करने के बाद ये प्रूव हो चुका था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो 3 महीनों के बाद शिप की कस्टडी को रिलीज कर दिया गया ताकि कैप्टन मोरहाउस को उसका इनाम मिल सके और उनको $8,000 मिले, जो कि बहुत ही कम थे शिप की वैल्यू के हिसाब से। बदकिस्मती से कोर्ट से ये बातें फैल गई कि कैप्टन मोरहाउस और उसके क्रू ने ही मिलकर शिप पर कब्जा किया था और शिप के लोगों को मार डाला था ताकि वो शिप का इनाम ले सके। हालांकि ये बात साबित भी नहीं हुई थी, लेकिन ये शक कभी कोई ना भूल सका।
और इतना इनाम देने से लग ही रहा था कि शायद कोर्ट अभी भी शक में है। कुछ और थ्योरीज सामने आई जिनमें दोनों शिप्स के कैप्टन्स आपस में दोस्त थे और दोनों ने ये प्लान किया था कि इस तरह ये लोग प्लान करके इंश्योरेंस के पैसे हासिल करेंगे। एक और स्टोरी ये थी कि बेंजामिन जो मैरी सेलेस्टी का कैप्टन था वो एक कट्टर क्रिश्चियन था और मजहबी तनाज़े की वजह से उसने अपने क्रू को मार डाला और बाद में खुद को भी। कुछ महीने साल गुजर गए, मैरी सेलेस्टी की स्टोरी को फिर से बयान किया गया, लेकिन इस बार कुछ और तरह से। 1883 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक गलत नैरेटिव पब्लिश किया कि शिप बिल्कुल ठीक ठाक हालात में ही मिली थी। कुकिंग फायर चल रही थी, खाना टेबल पर रखा हुआ था, अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। लॉग बुक 1 घंटे पहले की अपडेट हुई थी जब शिप का पता चला। अगले साल आर्थर कॉनन डॉयल, वो बाद में शेरलॉक होम्स का ऑथर बनते हैं, उसने लिखा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। एलए टाइम्स पर भी स्टोरी पब्लिश हुई तो ये जाहिर हुआ कि ये कहानी सच्ची है। इस तरह की कहानियों से बहुत मुश्किल हो गया था कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि शिप पर आखिर क्या हुआ है। ये भी हो सकता है कि जोनाथन ब्रिग्स और उसकी फैमिली को एलियंस ले गए हों, क्योंकि पिरामिड्स भी तो एलियंस नहीं बनाए थे। जस्ट किडिंग। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हो सकता है किसी दूसरी शिप ने इनको किडनैप कर लिया हो। एक और कहानी में मैरी सेलेस्टी एक वाटर स्प्राउट में फंस गई होगी, जिसकी वजह से शिप में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से क्रू ने शिप को छोड़ना बेहतर समझा होगा। कुछ तो ये कहने लगे कि सी क्वेक यानी पानी में अर्थक्वेक की वजह से बनी हुई टर्बुलेंस से अल्कोहल बैरल से बाहर गिर गई होगी, जिससे अल्कोहल फ्यूम्स निकले होंगे। हो सकता है इसी वजह से कार्गो के हैचेस खोल दिए गए हों ताकि हवा लग सके कार्गो को, क्योंकि कार्गो में 9 बैरल्स खाली भी मिले थे बाद में। कैप्टन ने अल्कोहल फ्यूम्स को खतरनाक समझा होगा कि कहीं एक्सप्लोजन ही ना हो जाए, जिसके डर की वजह से कैप्टन ब्रिग्स और क्रू लाइफ बोट पर शिप से दूर चले गए। लेकिन क्या इस बात की सेंस बनती है भला, क्योंकि खुले समंदर में बड़ी शिप पर रहना सेफ होता है लाइफ बोट के मुकाबले। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर एक्सप्लोजन ना भी होता तो शिप पर रहना ज्यादा सेफ था और शिप छोड़ना बेवकूफ़ी थी। लेकिन उस वक्त अल्कोहल से एक्सप्लोजन्स के हादसात के बारे में सबको पता था, क्योंकि एक शिप इसी तरह तबाह हो चुकी थी जिसमें अल्कोहल ले जाई जा रही थी। ये भी कहा जाता है कि खाली हुए 9 बैरल्स रेड ओक के बने हुए थे और बाकी सारे बैरल्स व्हाइट ओक के। असल में रेड ओक एक लकड़ी की किस्म है और इसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल इनमें से बाहर गिरी होगी। बाद में ये भी कंफर्म हो गया था कि शिप पर कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। लेकिन 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की डॉक्टर एंड्रिया सेला ने एक तजर्बा किया कि एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और एक्सप्लोजन पॉसिबल भी था। उसने मैरी सेलेस्टी का एक रेप्लिका बनाया और पेपर क्यूब्स बनाए बैरल्स की जगह, और फिर उसने ब्यूटेन यूज़ की जिससे शिप के जैसा एक्सप्लोजन हो सकता था जहां अल्कोहल गिरी हो। इस तजर्बे में अच्छा खासा धमाका तो हुआ, लेकिन आग नहीं लगी और ना ही कुछ इतना डैमेज हुआ। सेला के मुताबिक बंद जगह पर इकट्ठी होती हुई गैस से एक धमाका होता है और अगर ठंडी हवा मिल जाए उसमें तो उससे आग भी लगती है, और इस तरह ज्यादा चांसेस थे कि कार्गो के हैचेस खुद खुले होंगे और इसी के डर से जल्दी में सब लोग शिप से भाग गए होंगे। लेकिन फोरेंसिक रिसर्चर एनी मैकग्रेगर के मुताबिक स्टोरी कुछ और ही थी। मिलने वाली चीज़ों का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैकग्रेगर ने बताया कि ब्रिग्स के इंस्ट्रूमेंट्स टूटे हुए थे और गलत रीडिंग की वजह से वो लोग 120 नॉटिकल माइल्स दूर थे जहां उनको होना चाहिए था, और लॉग बुक में आखिरी रिकॉर्डिंग से 1 दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे शिप बदहाल मौसम में फंसी हुई थी और पंप भी टूटा हुआ था। क्रू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शिप में आखिर कितना पानी भर चुका है। अगर ब्रिग्स को पता होता कि कितना पानी शिप पर आ चुका है तो कोई हल निकाल सकते थे, लेकिन वो जानता था अगर ऐसे ही शिप चलती गई तो दूर दूर तक कोई लैंड नहीं मिलेगी, और उनको लग रहा था शिप डूब रही है। बेस्ट ऑप्शन था सेंटा मैरिया आइलैंड की तरफ जाना, जो गलत कैलकुलेशन की वजह से उनको लग रहा था बहुत पास है। कैप्टन की गलती ये थी कि वो शिप के साथ लॉग बुक भी छोड़ के भाग गए। अगर शिप आहिस्ता आहिस्ता ही डूब रही थी फिर भी बहुत टाइम था लॉग बुक में डिटेल्स लिखने के लिए। 19th सेंचुरी में शिप के कैप्टन को किसी भी हाल में हर चीज लॉग बुक में लिखनी होती थी। गिब्राल्टर में फैसला होने के बाद शिप को इटली भेज दिया गया ताकि वो कार्गो डिलीवर कर सके और बाद में न्यूयॉर्क भेजा जाएगा। लेकिन मैरी सेलेस्टी के पहुंचने से पहले लोगों को तरह तरह की स्टोरीज सुन के इस शिप के साथ अब कोई नाता नहीं रखना था। आखिरकार ओनर को घाटा खा के इस शिप को बेचना पड़ा। न्यू ओनर के पास जाके शिप ने कोई फायदा न दिया और 1879 में सेंट हेलेना बे पर शिप को ले जाया गया मेडिकल हेल्प के लिए।
पहले कैप्टन की तरह ये भी इसी शिप पर ही मर गया। सब कहने लगे ये शिप कर्स्ड है। 6 साल बाद कैप्टन पार्कर इस शिप को कमांड करता है। वो शिप पर फजूल चीजों का कार्गो भर के उसको $30,000 की इंश्योरेंस करवाता है और जानबूझकर शिप को हेटी के करीब डुबा देता है। इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये साजिश थी इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए और एक शिप को जानबूझ के डुबोने का जुर्म में भी कैप्टन को पकड़ लिया गया, जिसकी वैसे तो सजा मौत होती है, लेकिन कैप्टन की किस्मत अच्छी थी कि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इज्जत का कचरा होने की वजह से वो 3 माह बाद भूख से ही मर गया। उसका एक साथी पागल हो गया और दूसरे ने खुदकुशी कर ली। इस सब का इल्जाम मैरी सेलेस्टी पर ही लगा दिया गया। शायद इसी वजह से आज वो कहीं परमानेंटली समंदर के किसी कोने में दफन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।